हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो वैसे तो थोड़ा बात कर ले, व्यू अच्छा नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं है। मेरे यहाँ लाइट नहीं है, कल रात से लाइट नहीं है और मौसम भी थोड़ा बढ़िया बना हुआ है, मतलब पूरा बादल बादल लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर से भी लाइटिंग का प्रॉब्लम है। तो वो छोड़ो, इतना भी हम हैंडसम नहीं है कि हमको देखना पड़े। जो कंटेंट है तुम लोग उसको देखो, जो तुम लोग के मतलब का चीज़ है उसको देखो। तो हम लोग बात कर लेंगे आज क्या बोले थे। तो आज हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का और सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, मतलब अगर किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखते हैं और उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के जब रोटेट करेंगे तो उस समय वो जो बार मैग्नेट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो टाइम पीरियड क्या रहेगा वही अपने को देखना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं, इसको भी साफ़ कर लें। ये हो गया अपना क्लियर। अब हम लोग सबसे पहले डिराइव करेंगे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करने के लिए अपने को तो मालूम है, रिजल्ट मालूम है। रिजल्ट क्या है, एम बी कॉस थीटा है। लेकिन ये आएगा कैसे? तो आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं वर्क से रिलेट होता हुआ बात होता है। जैसे मान लो अगर ये अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और इसमें एक हम बार मैग्नेट रखे हैं, जो कल वाला बात है सारा ये बार मैग्नेट हो गया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं इस बार मैग्नेट में, मतलब ये पता ही होगा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो यहाँ पे नेट टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क आ गया और इसको किस एंगल पे रखें हम लोग, थीटा एंगल पे रखें। इतना मालूम है। मैग्नेटिक मोमेंट एम है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये सब मालूम है अपने को। तो ये सब बातें हम लोग कर कर चुके थे, ठीक। तो जब यहाँ पे टॉर्क लगेगा, जैसे मान लो ये थीटा पे रखा था, अब हम इसको क्या करेंगे, डी थीटा एंगल से रोटेट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। मान लो हम इसको डी थीटा एंगल से इधर रोटेट कर दिए, पहले वो थीटा था उसको हम डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिए। तो जब हम उसको डी थीटा एंगल से रोटेट करें तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा होगा ना अपने को। तो जो वर्क डन है वो वर्क डन कैसा हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि छोटे से एंगल के लिए रोटेट करें। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स क्या है, तो यहाँ फोर्स टॉर्क है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, क्योंकि थीटा एंगल पे प्लेस था, उसको हम छोटे से एंगल डी थीटा से रोटेट कर रहे हैं। तो जो छोटा सा वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहने का मतलब यहाँ टॉर्क हो जाएगा, थीटा कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टॉर्क क्या है अपने पास, तो टॉर्क है अपने पास एम बी साइन थीटा और ये डी थीटा। तो ये आ गया अपने पास छोटा सा वर्क डन। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, फॉर रोटेटिंग थीटा 1 टू थीटा 2, या फिर ऑन इंटीग्रेटिंग, तो अगर मान लो हम ये बात करते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर दी, या फिर हम ऐसा बोल दिए तो छोटा सा वर्क डन है। अगर हमको बड़ा वर्क डन निकालना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा उसको थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग तो देखने को क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन, अभी देखो हम यहाँ लिमिट नहीं लगा रहे। वैसे तो लिमिट यहाँ हम चाहे तो लगा सकते हैं, क्या थीटा 1 थीटा 2 लिमिट लगा सकते हैं। थीटा 1 ही लिखे हैं, तो थीटा 1 से थीटा 2 हम लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पे। थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करें, लेकिन हम लिमिट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम बिना लिमिट का इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आएगा अपने पास, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ से एम बी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। बस हो गया। तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। और ये जो वर्क डन है यही कहीं ना कहीं उसके किस रूप में स्टोर होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में, कि जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वही चीज़ उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और उसके बाद यही वाला चीज़ हम लोग कैपेसिटेंस में भी डिस्कस किए थे। किसी चार्ज को अगर हम बहुत देर दूर से लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट से, तो जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही उसमें किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब बार मैग्नेट को हम लोग छोटे से एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो जो वर्क डन हम करेंगे वही वर्क डन उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसी वर्क डन को हम क्या बोल देते हैं, यू, और ये केस के बराबर हो जाता है माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ था। इसी चीज़ को डिराइव करना, छोटा सा डेरिवेशन था। हम सोचे थे कि सारा डेरिवेशन एक साथ करके सारा न्यूमेरिकल एक साथ कर देंगे, लेकिन इसके बेस पे न्यूमेरिकल था, तो इसलिए बस इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल कर लिए थे।
ठीक। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का। अब मान लो इसी चीज़ को हम θ1 θ2 से कर दें, ये जो अपने पास θ1 θ2 दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ लिमिट लग जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, एम बी तो रहेगा ही, माइनस ऑफ कॉस थीटा रहेगा। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं एम बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट पे क्या हो जाएगा, θ2 ऊपर θ1 नीचे। अब फिर क्या कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ एम बी कॉस θ2 माइनस प्लस कॉस θ1, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ऑफ कॉस θ1 और कॉस θ2 हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस θ2 और तो ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 और बाहर में माइनस ऑफ एम बी। तो कुल मिला के लिमिट लगा के भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट ये हो जाएगी θ1 एंगल से रोटेट करे θ2। तो बात वही है कि मान लो अगर पोटेंशियल एनर्जी ये है अपने पास, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर हमको वर्क डन में भी निकालना है कि इतने एंगल से इतने एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा तो उस वर्क डन को भी हम कैसे बता सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से बता सकते हैं जो यहाँ पे था। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि θ1 एंगल से θ2 एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हैं, और वही कहीं ना कहीं वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा ये, और इसका कहने का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर यहाँ जब ये हो जाएगा तो इनिशियल फाइनल। वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा, जब हम लोग एक एंगल से दूसरे एंगल पे लिखेंगे तो उस केस में अपने पास क्या आने लगे, देखो ये एम बी कॉस θ1 एम बी कॉस θ2 जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा इनिशियल और ये आ जाएगा फाइनल, क्योंकि भाई θ1 इनिशियल है θ2 फाइनल है। तो वो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन हम बता दें। जैसे देखो θ1 से θ2 लिमिट रखेंगे, कॉस थीटा आएगा, θ1 से θ2 लिमिट रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, θ2 माइनस θ1 होगा, सॉल्व करेंगे तो अपने पास यही निकल के आ जाएगा। तो इतना तो तुम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या देखेंगे कि जब कभी बार मैग्नेट को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे इसी चीज़ को डिराइव करना, तो फिर से वही कहानी है कि ये अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रखा गया है, एक बार मैग्नेट को रख दिया गया, ये रख दिया बार मैग्नेट को। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल एम, ये सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब है, जब कभी भी हम इसको 0 डिग्री पर रखेंगे। देखो यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम था ना 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 0 डिग्री पर अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हम अगर बार मैग्नेट को 0 डिग्री पे रखे हैं और उसको थोड़े से एंगल से रोटेट करेंगे तो उसमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे रखें, थीटा एंगल पे प्लेस्ड किए हैं, ठीक। अब हम इसको अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखें, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस में बताना, अपने को स्टेबल इक्विलिब्रियम बताना। तो अगर हम इसको ऐसे रखें और इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा भी फोर्स मतलब हम यहाँ पे टॉर्क लगा रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ पे टॉर्क लगाएंगे तो वो कुछ ऐसे मोशन करने लगेगा। जैसे होगा क्या, हम इसको घुमाने की कोशिश करें लेकिन वो वापस आने की कोशिश करेगा उसी कंडीशन में, ठीक। क्योंकि 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और वो आना चाहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा भी वो अपना स्टेबिलिटी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन बाहर से हम ज़्यादा टॉर्क लगा देंगे तो भले वो खो देगा अपने उस पोजीशन को, चाहे ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा टॉर्क लगाएंगे तो ऐसे ऐसे मोशन करेगा वो। ऐसे ऐसे मोशन क्यों कर रहा है, क्योंकि हम बाहर से टॉर्क लगाए, टॉर्क हम हटा दिए, तो वापस वो अपने पोजीशन में आना चाहेगा। तो वापस अपने पोजीशन में आना चाहेगा तो क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, जितना हम लगाए हैं उतना ही तो वो भी लगाएगा ना, अगेंस्ट में। बस फर्क कितना रहेगा, अगेंस्ट में लगाएगा। मतलब हम जितना भी लगा रहे हैं उतना ही वो लगाएगा, अगेंस्ट में लगाएगा। तो अगेंस्ट में लगाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं कि जो टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि वो कौन लगा रहा है, वो लगा रहा बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट टॉर्क कितना लगा रहा, कैसे लगा रहा, अपोजिट लगा रहा, नेचर उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो यही सब बात यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को टॉर्क आर करके लिख रहे हैं और माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा लिख दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पे हम ये लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है टॉर्क को लेकर सॉल्व किया कि उस पर लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन थीटा। हम रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब हम बार मैग्नेट को लेकर बात करके, बार मैग्नेट वापस आएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, सेम फोर्स जितना हम लगाए थे। तो हम लगाए थे एम बी साइन थीटा, तो वो लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पे थीटा जो है बहुत स्मॉल रहेगा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो जो साइन थीटा है उसको हम सीधा सीधा किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम बी थीटा।
ठीक है। अब देख लो ये भी स्टेप आ गया, ये भी स्टेप आ गया। उसके बाद एक और चीज़ होता है, वी नो करके लिख देंगे। वी नो करके क्या लिख देंगे, टॉर्क का फॉर्मूला। तो वी नो रोटेशनल मोशन में तुम लोग टॉर्क पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। तो अब 1 2, तो यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग सेकेंड इन इक्वेशन 1 क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हम लिख देंगे आई अल्फा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी थीटा। अब देखो आई अल्फा हो गया माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा होगा, तो यहाँ भी किसी चीज़ को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो रिप्लेस किसको करेंगे, तो देखो यहाँ थीटा है ही, यहाँ पे थीटा नहीं है अपने पास, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जैसे देखो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम बी अपॉन में आई और थीटा, ठीक है। ये जो पूरा पार्टी है, ये पूरा पार्टी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। और इसी चीज़ से हम बोल सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट एस एच एम। तो पहले तो हम ये कंक्लूड कर लिए कि एस एच एम होगा कि नहीं होगा। तो अगर जब कभी भी जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे एस एच एम हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, तो मतलब यहाँ पे एस एच एम हो रहा है। ये भी हम लोग प्रूफ कर दिए। मतलब प्रूफ करने को आ सकता है कि वेदर द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म एस एच एम और नॉट। तो यहाँ तक अगर हम डिराइव करके छोड़ देंगे और लिख देंगे 2 चालें, तो इसका मतलब वो एस एच एम कर रहा है, क्योंकि यहीं से हम कंक्लूड कर लिए एस एच एम हो रहा है। और एस एच एम का जो टाइम पीरियड होता है, अब देखो हम अलग तरीके से करें, ये अलग तरीके से क्या, इसको भी पहले समझा देते, इसको भी समझा देंगे और हम अपना भी कर लेंगे। चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ तक तो समझ आएगा। और यहाँ तक हम भी देखो, ये आई अल्फा माइनस ऑफ एम बी थीटा, और ये भी तो लिखा है थीटा एम बी और आई अल्फा। यहाँ तक दोनों सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बस माइनस का है तो माइनस उतना कुछ नहीं, क्योंकि हम रिस्टोरिंग लिए हैं, ये रिस्टोरिंग नहीं बताया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आई को इधर भेजा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा। मतलब अल्फा का वो वैल्यू ये ले रहा है जिसमें थीटा होगा। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा से दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा एम बी आई और यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। कैसे आया, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक। अब ओमेगा स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखा है 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से टी का वैल्यू निकाल दिया अरेंज करके। तो एक तरीका तो ये है, जो यही फॉर्मूला अपने पास भी आएगा, ऐसा नहीं है। एक तरीका ये है, कैसे कैसे किया वो हम बता दें। और दूसरा तरीका हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग डायरेक्ट टाइम, हम लोग को ये पता चल गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसके बाद हम लोग लिख लेंगे वी नो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में 2 पाई आई अल्फा अपॉन थीटा। एस एच एम अगर होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला ये हो जाता है। कैसे ये हो जाता है, जब अल्फा थीटा का रिलेशन देखे ये हो जाता है, ठीक। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला इक्वेशन ए जो है, यहाँ से हम अल्फा अपॉन थीटा निकालेंगे, यहाँ से अल्फा अपॉन थीटा निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या देखने को मिलेगा अपने को, अल्फा अपॉन थीटा एक तरफ कर दें तो यहाँ बचेगा एम बी अपॉन में आई माइनस का, ठीक है। अब देखो माइनस का आई यहाँ बच रहा है, लेकिन माइनस का आई हम लोग लेंगे नहीं, अंडर रूट में माइनस का आई लेने का कोई मतलब नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा अपॉन थीटा की जगह केवल एम बी अपॉन में आई। तो क्या देखने को मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में आई, और साथ में अल्फा अपॉन थीटा की जगह पे लिख देंगे एम बी अपॉन में आई। तो यहाँ एम बी अपॉन में आई, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये 1 अपॉन अल्फा थीटा होगा, यहाँ 1 अपॉन में, या थीटा अपॉन अल्फा कह लो, या 1 अपॉन में अल्फा अपॉन थीटा कह लो, 1 अपॉन में अल्फा अपॉन थीटा कह लो। तो ये हो गया अपने पास, निकल के क्या आ गया, 2 पाई इज इक्वल्स टू, मतलब जो वैल्यू पुट के, तो 2 पाई इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन एम बी। एक तो ये तरीका हो गया। अगर ये समझ आए तो ऐसे कर लो, या फिर ये समझ आए तो ऐसे कर लो कि भाई टी, हम लोग यहाँ पे क्या किया, अल्फ़ा का वैल्यू पुट किया, अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना टी है, ओमेगा का वैल्यू पुट किया, ओमेगा का वैल्यू से हम लोग टी निकाल लिए। तो जैसे समझ आए वैसे कर लो, कुल मिला के रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट कितना आएगा अपने पास, तो टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में आई अपन में एम बी।
तो उम्मीद करते हैं ये समझ जाएगा, कुछ बहुत चीज़ नहीं था। तो दोनों डेरिवेशन हम लोग देख लिए, पोटेंशियल एनर्जी वाला भी डेरिवेशन देख लिए और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला भी देख लिए। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इन्हीं दोनों पे। पोटेंशियल एनर्जी वाले पे तो कल ही कर लिए थे न्यूमेरिकल, आज हम लोग करेंगे टाइम पीरियड वाले पे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन पे न्यूमेरिकल कर लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैग्नेटिक नीडल ऑफ नेग्लिजिबल ब्रेथ एंड थिकनेस कंपेयर टू इट्स लेंथ, मतलब जितना उसका लंबाई है उसके कंपैरिजन में उसका थिकनेस और उसका जो ब्रेथ है वो बहुत कम है। तो मतलब हमको क्या कंसिडर करना है, लेंथ से मतलब अपने को ब्रेथ से और उसके थिकनेस से मतलब नहीं है। ऑसिलेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो ऑसिलेट करा विद द टाइम पीरियड ऑफ टी, ठीक। What would be the time period of each part of the magnetic needle if the needle is cut into n equal parts perpendicular to its length। अच्छा, तो जैसे मान लो ये है अपने पास मैग्नेट, ठीक, और ये मैग्नेट का जो लेंथ है वही मैटर कर रहा है एज कम्पेयर टू उसके ब्रेथ और थिकनेस, मतलब ब्रेथ और थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है अपने को। और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का क्या है, टी। अब क्या कर रहा है इसमें नया क्या कर दे रहा है, इसको एन पार्ट्स में कट कर दे रहा है, इसको एन पार्ट्स में कट कर दे रहा है, ठीक। तो अब क्या रहा है कि एन इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो अब टाइम पीरियड बताना, हर एक पार्ट का टाइम पीरियड, मतलब ईच पार्ट का टाइम पीरियड अपने को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता क्या है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी, ये होता है। अब हम लोग निकालेंगे मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई का वैल्यू निकालेंगे। तो आई का वैल्यू क्यूबॉइड के लिए क्या होता है, एम एल स्क्वायर होता है, सिंपल। आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। अब नया मोमेंट, ये तो पूरे मैग्नेट के लिए था, पूरे मैग्नेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। लेकिन जब इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसका लेंथ भी बटेगा और मास भी बटेगा। तो लेंथ और मास जब दोनों बटेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कुछ अलग हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ कट इनटू एन पार्ट्स, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखने को मिलेगा, तो उसको हम लिख देंगे आई डैश, और m को भी n से डिवाइड करना पड़ेगा और l को भी n से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है, एम एल स्क्वायर। तो आई डैश जो हो जाएगा m डिवाइडेड बाई n, ईच मास हो गया, और ईच लेंथ लेना है तो l डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन में n क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। इसको हम पुराने वाले से अगर रिलेट करने जाएंगे तो एम एल स्क्वायर आई है, तो यहाँ पे ले देंगे आई एन क्यूब, मतलब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पुराने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिवाइडेड बाई एन क्यूब है। अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड में इसका वैल्यू रख देंगे कि जो अब नया टाइम पीरियड अपने को निकालना है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में आई डैश अपॉन में एम डैश डी, यही होगा नया टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आई डैश की जगह पे लिख देंगे आई अपॉन में एन क्यूब, एम डैश की जगह लिख देंगे एम अपॉन में एन, एन ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा बी। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। तो यहाँ बचेगा अपने पास 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी और साथ में बचेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये एन से एन कटेगा तो अपॉन में एन स्क्वायर बचेगा। अब एन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एन बचेगा, तो 1 अपॉन एन, ऊपर है अपने पास 2 पाई और यहाँ है अपने पास अंडर रूट में आई एम, यही बचेगा। और ये जो पूरा पार्टी है अपने पास, ये जो पूरा पार्टी है, ये जो पूरा पार्टी है इसी को तो टी बोलते हैं हम लोग। ये जो टी डैश हम लोग निकाल रहे हैं, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टी डैश निकाल रहे हैं। अब टी डैश को पुराने वाले टी से अगर रिलेट करने जाएंगे तो ये पूरा पार्टी टी है, तो जो टी डैश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टी बाई एन। तो एक तरह से ना ये भी डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन का रिजल्ट क्या मिला कि अगर अपने पास कोई एक बार मैग्नेट है जिसका टाइम पीरियड टी है, उसको अगर एन परपेंडिकुलर पार्ट्स में एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो भी एन कैसा है, उसको परपेंडिकुलर टू लेंथ, मतलब ये है तो ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं हम लोग, ऐसे इस तरीके से नहीं कट कर रहे, ठीक। तो अगर उसको हम परपेंडिकुलरली लेंथ से कट कर दे रहे हैं एन पार्ट्स में, तो जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, समझ आए। अब जैसे सिंपल इस पर एक क्वेश्चन दे दें हम, कोई मान लो किसी बार मैग्नेट का टाइम पीरियड है 10 सेकंड का, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ईच पार्ट का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई, तो 10 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेकंड आ जाएगा, समझ आए। अभी क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग एक डेरिवेशन कर लिए कि क्या टाइम पीरियड नया निकलेगा। अब अगर इस पर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होता है, न्यूमरल वैल्यू वाला, तो हम लोग डिवाइडेड बाई एन करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ये समझ जाएगा, अच्छा चीज़ सही है वाला भी। कह रहा है कि अ टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकंड, मतलब एक टाइम पीरियड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का कितना दिया, 4 सेकंड। इफ़ इट इज़ ब्रोकन इन लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देखो आ गया बात,
एक बार मैग्नेट है जिसका टाइम पीरियड है 4 सेकंड का, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं एंड वन पार्ट इज सस्पेंडेड इन द सेम वे। तो और दोनों को लटका के रखे, तो टाइम पीरियड विल बी, एक पार्ट का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो अगर हमको एक पार्ट का टाइम पीरियड निकालना है तो क्या हो जाएगा, t/n हो जाएगा, t डैश क्या हो जाएगा, t/n। तो t था 4 और डिवाइडेड बाई कितने करते हैं हम लोग, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो कितना आ जाएगा टाइम, नया टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड का ये है 2 सेकंड, तो नया टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 सेकंड्स। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया। अब देखो इसी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हो गया वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा मैग्नेट इज ब्रेक इनटू n पार्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था इस वाले केस में कि ये मैग्नेट था, इसको ऐसे कट कर रहे थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसको इस तरीके से कट किया जा रहा है n पार्ट्स में, ठीक है, पैरेलल टू इट्स लेंथ, ऐसे करके n पार्ट्स में कट किया जा रहा है, ये है। देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ न्यू पीरियड मैग्नेट। अब इसके लिए हमको टाइम पीरियड फाइंड करना, तो सेम तरीके से होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट में I/m भी, नया I निकालेंगे, नया m निकालेंगे, करेंगे। ये कौन करेगा, तो ये तुम लोग करेगा, बस हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, हम इस तरीके से अब लिख के नहीं करें। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, ml² हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²3। अब जब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले जाएंगे तो I डैश m डैश l डैश अपॉन में 3 होगा, m डैश l डैश स्क्वायर अपॉन में 3 होगा ना। m डैश क्या हो जाएगा, तो m और l दोनों को n से डिवाइड ही करना है, तो हम दोनों को एक साथ n से डिवाइड कर दिए, तो दोनों को एक साथ n से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया ml²3n। तो कुल मिला के जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पुराने वाले के डिवाइडेड बाई n में आ जाएगा, ये आया नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरीके से अगर जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, टाइम पीरियड वाले में रख देंगे, टाइम पीरियड वाले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कुल मिला के जो नया आएगा, मतलब जो सॉल्व करने पे आएगा वही सेम चीज़ आ जाएगा। तो इस केस में t डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इस केस में क्या था, t डैश इज इक्वल्स टू t/n था। तो जब हम लोग परपेंडिकुलरली कट कर रहे थे, परपेंडिकुलरली कट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, टाइम पीरियड भी डिवाइडेड बाई n हो जाता है। लेकिन अगर हम पैरेलली कट करेंगे तो दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम ऐसे कट करें तो उसके लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेंथ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और पोल्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसका नॉर्थ पोल यही है, साउथ पोल अभी भी यही है, ऐसे ही है। लेकिन जब हम इसको ऐसे कट करें तो अब देखो यहाँ पे आपस में पोल बनने लग गया, आपस में पोल बनने लग जाता है, इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड में फ़र्क आता है, यहाँ पे टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि उसका लेंथ अभी भी वही है, पोल अभी भी वही है, तो इसलिए टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं। और यहाँ पे लेंथ में भी फ़र्क आ गया, पोल में भी फ़र्क आ गया, इसलिए टाइम पीरियड में भी फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करेगा, हो जाएगा, तुम लोग से ट्राई करके देखना। बाकी हम चलते आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, तो कुछ तो कह रहा है कि 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर एंड विड्थ 125 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर एंड सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0.85 टेस्ला। वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। तो वर्क डन निकालना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगेंस्ट द टॉर्क। देखो θ1 से θ2 लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। कितना एंगल से रोटेट करें, 180 डिग्री से। तो अगर 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो एम बी माइनस ऑफ एम बी कॉस 180 डिग्री, तो कुल मिला के आ जाएगा -1, तो कुल मिला के आ जाएगा एम बी। फिर ये हो जाएगा इनिशियली 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री पे था तो माइनस ऑफ एम बी कॉस 0 डिग्री मतलब कॉस 1 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2mb, ठीक है। ये आ गया अपने पास क्या, 2mb वर्क डन आ गया रोटेट करने के लिए। और m तो मालूम ही नहीं है अपने को, तो m निकाल लेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ अपने को, करंट दिया हुआ अपने को और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब टेस्ला दिया हुआ है। तो अगर ये हम लोग निकालने जाएँ तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई मेरे, मैग्नेटिक मोमेंट तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0.85 का इंटू, तो b इज इक्वल्स टू NI। ये था क्या, अगर हम लोग करंट और सब दे रखा होता था तो हम लोग क्या करते थे, b की जगह पे जैसे b का फॉर्मूला NIA साइन थीटा ये करके निकाल देते थे ना, NIA I इंटू ये करंट इंटू एरिया कर देते, और जब n नंबर टर्न आता था तो NIA कर देते थे। तो m के जगह पे हो जाएगा 0.85 टेस्ला, ठीक है। ये हो गया अपने पास 0. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल होता है ये,
मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या हो जाएगा m इंटू 2l। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब ये b का वैल्यू दे रखा है 0.85, b का वैल्यू दे रखा है 0.85 और m का फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला हम थोड़ा सा करेंगे, m का फॉर्मूला NIA होता है शायद। मैग्नेटिक डाइपोल अगर निकालना है करंट और इंट दिया हुआ तो क्या होता था NIA होता था। हाँ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NIA और ये हो जाएगा अपने पास b। तो ये हो गया 2, n कितना अपने पास, तो n है कितना 250 टन इंटू करंट है 85 माइक्रो एम्पेयर का, एरिया है तो लेंथ इंटू वेड्थ कर लेंगे 21 सेंटीमीटर इंटू 125 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 0.85। ठीक है, वैल्यू हम वैसे रखे हैं जो दिया हुआ है, लेकिन सबको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये माइक्रो एम्पेयर को चेंज करना पड़ेगा एम्पेयर में, इस सेंटीमीटर को मीटर में, इस सेंटीमीटर को मीटर में, बाकी ये सब ठीक है। और देखो हमको क्या निकालना था, हमको वर्क डन निकालना था। वर्क डन का फॉर्मूला हमको जनरल फार्मूला क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रोटेट करा तो θ1 से θ2 जाएगा, मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा, कुछ इनिशियल होगा, तो उस हिसाब से हम ये कर लिए। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, 2 MB वर्क डन हो जाएगा। लेकिन अब वैल्यू पुट करना है, तो B दिया हुआ है लेकिन M नहीं दिया हुआ, तो M का फॉर्मूला क्या होता है NIA होता है। तो NIA रखें और फिर सारा वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और आंसर कौन लेगा, तो आंसर लाएगा तुम लोग, तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज अ स्मॉल बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक ऑसिलेशन विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़े, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़े तो इसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से करना है। वैसे तो करना पुराने फॉर्मूले पे ही, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग करना है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि 2 बार मैग्नेट हैविंग द सेम ज्योमेट्री विथ मैग्नेटिक मोमेंट m। ठीक है, 2 बार मैग्नेट है जिसका ज्योमेट्री सेम है, मतलब फिगर सेम है, शेप सेम है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना m है, एक का, और एक का 2m है। ठीक, एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट 2m है। आर फर्स्टली प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर इन सेम साइड, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t। मतलब जब दोनों का पोल एक तरफ था तो उस समय जो टाइम पीरियड था वो t था। अब जो पोलैरिटी ऑफ वन मैग्नेट इज रिवर्स देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t2। अच्छा, ये t1 होगा तब। तो अब उसका हुआ क्या, सबसे पहले पोल है, ये मैग्नेट अपने पास, ठीक, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल, ये हो गया। दूसरा मैग्नेट भी है अपने पास, उसका भी हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल एक ही तरफ रखे हैं, मतलब ऐसे इसी तरीके से अरेंज किए हैं एक बार, और एक बार को पोलैरिटी को रिवर्स कर दे रहे हैं। मतलब ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन जो नीचे वाला मैग्नेट है उसके पोलैरिटी को रिवर्स करते रहे। पोलैरिटी रिवर्स करने का क्या मतलब है, इधर नॉर्थ कर दिया, इधर साउथ कर दिया। तो इस समय जो टाइम पीरियड था, वो t1 था, और इस समय जो टाइम पीरियड है वो है t2। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये रिलेशन बताओ, मतलब इन दोनों के टाइम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम लोग टाइम का फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है भाई मेरे 2π में I/MB। यही होता है एक जनरल फार्मूला टाइम पीरियड का जो हम लोग देखें ऑसिलेशन के हिसाब से। अगर हम लोग लिखने जाएंगे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, तो जब दोनों पोल एक तरफ होगा, एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है और एक का 2m है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा यहाँ 3m हो जाएगा, यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट m हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो t1 जो आएगा वो आएगा 2π में I/m नेट लिखेंगे तो 3mb आ जाएगा। ठीक है, और t2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2π में I/mb ही आ जाएगा, क्योंकि 2m - m तो mb आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर दोनों के बीच में रिलेशन देखें हम लोग तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो t2 का वैल्यू है वो बड़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू t1। कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, t2 ग्रेटर देन t1। ये रिलेशन अपने को मिल गया। और कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है भाई, t2 ग्रेटर देन t1। तो t2 ये वाला है, t1 लेस देन t2 कह लो या t2 ग्रेटर देन t1 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन पर। अब क्या रहा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.45 टेस्ला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतना
मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, मैग्नेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल तो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ एम बी, और एम भी दिया हुआ, बी भी दिया, वैल्यू पुट करो, आ गया आंसर। मैग्नेटिक मोमेंट इतना दिया, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। तो ये तुम लोग कर लेगा सॉल्व। आगे कह रहा है क्या, मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर इतना जूल ऑफ वर्क। कह रहा है कि एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको हम लोग पैरेलली सस्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी के पैरेलली एक मैग्नेटिक नीडल सस्पेंड किया गया पैरेलली, और इसको मैग्नेटिक सस्पेंड पैरेलल, और इसको अगर घुमाना है हमको 60 डिग्री से, अगर इसको घुमाना है तो जो हमको काम करना पड़ेगा वो √3 जूल का काम करना पड़ेगा, ठीक है, 60 डिग्री से घुमाना है। तो कह रहा है टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। तो इसी पोजीशन में उसको मेंटेन करने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा, तो टॉर्क लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। और रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा लिख देंगे, माइनस बस लगा देंगे, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा। लेकिन वापस उसको रीस्टोर करने के लिए, वापस उस पोजीशन में ले आने के लिए जो टॉर्क लगना है वो कितना लगना है, माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। अपने पास एम बी नहीं है, अपने पास वर्क डन है लेकिन, और साइन थीटा में थीटा की जगह 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, वर्क डन अगर दे रखा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन का काम होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू √3। फाइनल मतलब कितना उसको घुमा रहे, 60 डिग्री घुमा रहे, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो माइनस ऑफ एम बी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो कुल मिला के जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो माइनस ऑफ एम बी बाई 2 आएगा, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ एम बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम बी, क्योंकि 0 डिग्री से बात करेंगे √3 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एम बी बाई 2 इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से जो एम बी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो एम बी का, माइनस ऑफ 2√3 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2√3 और ये हो जाएगा √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 3 जूल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 जूल रीस्टोरिंग टॉर्क। अब माइनस नहीं दे रखा है तो बस जो 3 जूल वाला आंसर है हम उसको टिक कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते समझ आएगा, कुछ बहुत 30 मार्क वाला चीज़ था नहीं है। तो अब अपना सारा न्यूमेरिकल टाइम पीरियड को लेकर भी कंप्लीट होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अपने पास जो है अगला टॉपिक जो है अर्थ मैग्नेटिज्म है। तो अब अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस किए वो सब समझ आया होगा, और जो डिस्कस मतलब जो चीज़ तुम लोगों को बोले हैं करने का तुम लोग अपने से ट्राई भी करेगा। तो ठीक है, जो भी एक बार ट्राई करना, कोशिश करना, तभी कुछ हो पाएगा। बस टाइम पास करेगा तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है तो खुद से करना पड़ेगा। ये बायोलॉजी नहीं है जो रट के बैठ जाएंगे, ठीक है। इसको करना पड़ता, प्रैक्टिस करना पड़ता। तो उम्मीद करते हैं जो भी है तुम लोग कर रहे हो कोशिश। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए राम राम।